नमस्कार दोस्तों, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आज पढ़ेंगे जी वेटलैंड इकोसिस्टम। वेटलैंड देखो, नाम से ही जाहिर है लैंड, पर क्या है? वेट है। वेट है, गीली धरती। कुछ इस प्रकार से आपने ना टर्मिनोलॉजी को डीकोड करने की कोशिश करनी है ताकि याद ज़्यादा रहे। देख लेते हैं जी। देखो देखो जब आप एक तरफ धरती वाला हैबिटेट है, ठीक है जी, दूसरी तरफ है पानी वाला डीप वाटर वाला हैबिटेट है। धरती वाले ट्रेशियल हैबिटेट से पानी वाले हैबिटेट की तरफ जाएंगे तो जो बीच वाला जोन है ना, वो ट्रांजिशनल जो एरिया है वो होता है जी वेटलैंड। तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स भी इंटरमीडिएट होती है एक्वेटिक एंड ट्रेशियल इकोसिस्टम के बीच। थोड़ी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जी। देखो, इस चार्ट को आपने समझ लेना है, सारा रट्टा नहीं लगाना। वेटलैंड दो प्रकार, एक है जी धरती के अंदर इनलैंड वाटर। धरती मीन जो कॉन्टिनेंट के अंदर, कॉन्टिनेंट देखो जैसे ये है आपका कोई धरती है, कॉन्टिनेंट है, जमीन है, और जी जहाँ पर क्या है जी समुंदर है। तो एक तो वेटलैंड होंगे किनारे वाले, समुंदर और कॉन्टिनेंट, धरती के ये लैंड के बीच वाला एरिया, उसे कहेंगे, एरिया में होंगे वेटलैंड, उसे कहेंगे कोस्टल वेटलैंड, कोस्ट वाले तटीय वेटलैंड। और जो कॉन्टिनेंट के अंदर होंगे वो होंगे इनलैंड वेटलैंड। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा इनलैंड वेटलैंड ज्यादा है या कोस्टल? तो ज्यादा इनलैंड है जी, एरिया ज्यादा इनलैंड वेटलैंड का है। कोस्टल वाला हमको लगेगा ज्यादा होगा, पर कोस्टल वाले कम है। ज्यादा कौन से हैं? इनलैंड वेटलैंड। इनकी आगे डिवीजन है जी नेचुरल और मैनमेड। जैसे आपके तालाब होंगे, पॉन्ड्स, लेक्स, ऑक्सबो लेक्स, वाटर लॉग्ड एरिया, सीजनल वेटलैंड जहाँ पर बारिश हुई, सीजन के हिसाब से पानी जम गया, और दलदली एरिया। इसी प्रकार मैन मेड है जी, अगर इंसान ने कहीं बांध बना दिया तो आसपास पानी जमा हो जाता है, तो रिजर्वायर के पास, जहाँ इंसान ने कहीं टैंक बना दिया, तालाब बना दिया, जब ऐसे वाटर लॉक्ड एरिया हो गया जी। किसके कारण? क्योंकि इंसान ने ऐसे ऐसे बाउंड्री बना दी तो इसके बीच वाला एरिया पानी से फिल हो गया। इसी प्रकार ऐश पॉन्ड है जी, राख का तालाब, तो उसमें जब बारिश का पानी ऐड हुआ, किसी भी तरह पानी ऐड हुआ तो वेटलैंड बन गया। ठीक है जी। इसी प्रकार कोस्टल वेटलैंड भी नेचुरल और मैन मेड में डिवाइडेड है। नेचुरल देख लो जी, ईस्चुरीज, लेगून, क्रीक, बैक वाटर, बे, कोरल रीफ, टाइडल फ्लैट, मैंग्रोव्स, साल्ट मार्श वगैरह। मैन मेड देखो जी, कोस्टल में साल्ट पैन्स, जैसे जहाँ पर साल्ट बनाया जाता है, कितने एरिया में पानी इकट्ठा कर लिया तो बाद में इस पानी को एवेपोरेट होने दिया तो नीचे साल्ट रह जाता है, तो ऐसे जो साल्ट पैन है वो मैन मेड वेटलैंड है जी। एक्वाकल्चर, कितने एरिया में ऐसे बांध से बना दिया जी, पानी जमा कर लिया और वहाँ पर श्रिम्प्स, फिशेस, कई प्रकार के जो मरीन स्पीसीज है पैदा की जाती है खाने के लिए, बेचने के लिए, कल्चर डेवलप कर लिया जी। ठीक है जी। बस ये थोड़ा थोड़ा आपने देख लेना है, इसको आप पढ़ लेते हैं जी। ओके, वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम होते हैं, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं जी। वेटलैंड प्रोवाइड हैबिटेट, पानी में रहने वाले फ्लोरा एंड फौना के लिए हैबिटेट के रूप में काम करते हैं, और कई प्रकार की स्पीसीज ऑफ बर्ड्स के लिए भी ये हैबिटेट है। तो अच्छा खासा हैबिटेट है। कुछ खास प्रजाति के जीव जंतु वेटलैंड में रहते हैं। आप देखना कि जैसे कोई वेटलैंड एरिया है आपके घर के पास, तो वहाँ विजिट करना, तो आप पाओगे कि जहाँ अलग ही प्रकार के फ्लोरा एंड फौना होते हैं और बर्ड्स की स्पीसीज बड़ी होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया जी। हैबिटेट है, दे फिल्टर सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर कमिंग एज सरफेस रन ऑफ। देखो देखो ये है जमीन, ये है समुद्र। ठीक है जी। तो इधर से जो नदियां पानी लेकर आई, उसमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, सेडिमेंट्स हैं। तो जब जहां आकर वो वेटलैंड में पानी जाता है, ईस्चुरी में पानी जाता है, मैंग्रोव्स में पानी जाता है, तो पानी की गति कम हो जाती है और धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, फिल्टर हो जाते हैं सेडिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स।
ये बात होगी। तो इसी के चलते ये हेल्पफुल इन न्यूट्रेंट्स रिसाइकलिंग, न्यूट्रेंट के रिसाइकल में हेल्प करता है जी, क्योंकि न्यूट्रेंट्स इस सिस्टम में आ गया, दूसरे सिस्टम में आ गया, तो इस प्रकार ये जैसे हमने पढ़ा कि सेडिमेंट को, न्यूट्रेंट को फिल्टर भी करता है, और इस कारण वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसका योगदान है। रोल इन फ्लड मिटिगेशन ऑफ फ्लड्स, मान लो बाढ़ आ गई, कितना पानी आया, तो जब वेटलैंड में जाएगा पानी तो वहां कितना पानी स्टोर हो जाएगा, तो फ्लड को भी रोकता है। और देखो जी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करता है, पानी खड़ा रहता है तो धीरे 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 नीचे जाता रहता है धरती के, तो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया जी। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीम फ्लो, ये देखो कोई नदी है, वो वेटलैंड से जुड़ी हुई है, तो अगर तो नदी का पानी ज़्यादा हो गया तो उसने पानी दे दिया वेटलैंड को, तो अगर नदी का पानी कम हो गया तो वेटलैंड ने पानी दे दिया नदी को। ठीक। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है जी, मछलियों का सोर्स है, फॉडर, इसके आसपास ये चारा वगैरह होता है जी, ग्रासेस वगैरह होती है, फ्यूल, लकड़ियाँ वगैरह मिलता है जी, जहाँ से मिलती हैं, तो ये सब है जी, मिलता है। तो इनको प्राप्त करने के लिए जनता इनको प्राप्त करती है, मार्केट में बेचती है, तो ये क्या है, सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, लोकल पीपल के लिए जीवन निर्वाह का साधन है जी, सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, आय का साधन है जी, इनकम का साधन है। इट प्रोटेक्ट्स शोरलाइन अगेंस्ट इरोजन, शोरलाइन जो किनारे होते हैं उनका प्रोटेक्शन करता है ये, अदरवाइज क्या होगा, नदी का पानी तेजी से आएगा और मिट्टी को अपने में गोल कर ले जाएगा समुद्र में, पर ये प्रोटेक्ट करता है इरोजन को। कंट्रोल रेट ऑफ रन ऑफ इन अर्बन एरियाज, ठीक, शहरी एरिया में जो रन ऑफ, ऊपर वाला जो पानी बहकर अपने साथ काफ़ी कुछ ले जाता है, तो उसको भी कंट्रोल करता है। अगर वेटलैंड हो, तालाब हो, ऐसे सिस्टम हो, तो वो क्या करता है, पानी के रन ऑफ को कम करता है। तो ये कल्चरल हेरिटेज भी होते हैं, टूरिज्म रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए भी साइट्स होते हैं, जैसे आप जाते हो, विजिट करते हो वेटलैंड को, वहाँ पर पक्षियों को देखते हो, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देखते हो, पानी खड़ा है, उसको उसमें फिशिंग कई लोग करते हैं, काफ़ी कुछ, मीन अपना मन को खुश करने के लिए अच्छा है जी, ये अच्छी साइट है। आगे देखो जी, स्टेबलाइजेशन ऑफ लोकल क्लाइमेट को भी स्टेबल करता है, स्पीसीज की डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। पर आजकल क्या हो रहा है, वेटलैंड डिप्लीट हो रहे हैं, काफ़ी अलार्मिंग रेट में, काफ़ी तेज़ी से ये डिप्लीट हो रहे हैं। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये टॉपिक। तो क्यों डिप्लीट हो रहे हैं, इसके रीज़न इस प्रकार है, तो ये वाले रीज़न आपने याद कर लेने हैं, वेटलैंड की इंपॉर्टेंस, उसको क्या क्या खतरा है, तो फिर क्या क्या करना चाहिए, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। देखो जी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का एक्सपेंशन हो रहा है, तो होता क्या है, जैसे एक वेटलैंड है, उस वेटलैंड को मिट्टी से भर दिया जी, वाह वाह, ज़मीन बन गई, अब इसके ऊपर एग्रीकल्चर करने लग जाओ, तो वेटलैंड की तो ऐसी तैसी कर दी ना। ओके, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ठीक, आसपास जितनी घास है उसको बस ओवर ग्रेज कर दिया है, तो इसके सिस्टम को बिगाड़ दिया वेटलैंड के। इस एरिया में सैंड माइनिंग हो रही है, एक्वाकल्चर डेवलप किए जा रहे हैं आसपास, ऐसे ना बनाकर, बाढ़ सी बनाकर मिट्टी की, उसमें पानी भरकर, और मछलियों को, श्रिम्प्स को, झींगों को, इनको पाला जा रहा है, तो कुदरती सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लैंड क्लियरेंस हो रही है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जा सकें, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और पोल्यूशन कहाँ से, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ और इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट्स, ये सारा पोल्यूशन आ रहा है, मिल जाता है वेटलैंड में। तो हमने पढ़ा भी कैसे पोल्यूशन ऐड होने से वहाँ हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स वगैरह बन जाते हैं और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देते हैं। क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा रीज़न है जी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उससे भी इफेक्ट होते हैं वेटलैंड। तो कौन कौन से स्टेप्स चाहिए इसको सुरक्षित करने के लिए, वो है जी, देखो पहले तो कहते हैं कि इस एरिया की प्रॉपर सर्वे करो और प्रॉपर डिमार्केशन करो भी कहाँ कहाँ वेटलैंड है। अगर हमको पता होगा कहाँ कहाँ वेटलैंड है तो ही तभी तो हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे ना, ताकि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को हम कम कर सकें।
अगर हमको पता है कि ये एक वेटलैंड है तो इसके आसपास ऐसे आप रूल बना सकते हैं कि भाई इंटरफेरेंस क्या है, कम करो। इसकी प्रोटेक्शन वॉल बनाई जा सकती है, किसी भी तरह एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को कम करना है। फिर क्या करें जी, प्रॉपर मैकेनिज्म लेकर आए फॉर एग्जिस्टिंग वेटलैंड्स के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग वेटलैंड। हमको पता है कि ये वाला वेटलैंड है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए रूल बना दो जी, ऐसे ऐसे करना है। और जो डिग्रेड हो चुके हैं वेटलैंड उनको दोबारा अपनी पहले स्टेज पर लाने के लिए, रीजनरेशन के लिए कदम उठाओ जी, आर्टिफिशियल रीजनरेशन करो। अगर कहीं आपको लगता है कि ये वाला पोल्यूटेंट ऐड हो चुका है तो उसको साफ करो, कोई वीड पैदा हो चुका है अधिक, उसको साफ करो। तो जो जो कमियां हैं उसको ठीक करो। प्रोटेक्टिव मेजर्स लेकर आओ जी, जंगल लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, फॉरेस्टेशन करो। और जो वीड ग्रोथ हुई है काफ़ी, वाटर हाइसिंथ हो सकता है और कुछ ऐसी वीड्स समझते हैं जो अनवांटेड प्लांट हैं, अगर वो वहाँ पर पैदा हो चुके हैं वेटलैंड में तो उनको कंट्रोल करो। और वेटलैंड की जो वाइल्ड लाइफ है उनका कंजर्वेशन करो। आप कहोगे सर इस पॉइंट से क्या होगा? देखो, जब आप वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वेटलैंड की कंजर्वेशन भी करनी पड़ेगी, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके जी। और जो बाहर वाली एनक्रोचमेंट है, वेटलैंड मान लो कोई माइनिंग कर रहा है, कोई वेटलैंड के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, इस एनक्रोचमेंट को कम करो, रिमूव करो, रोको, चेक करो। और इसमें ऐड होने वाला पोल्यूशन और अदर वेस्ट को कम करो जी, कंट्रोल करो। आम जनता में अवेयरनेस जनरेशन करो कि भाई वेटलैंड की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक। और वेटलैंड्स एंड लेक्स आर बोथ स्टैंडिंग वाटर। अब बात हम करेंगे लेक और वेटलैंड में क्या फ़र्क है। दोनों में पानी स्टैंडिंग है जी, बहता नहीं है। वेटलैंड और लेक दोनों में क्या है, स्टैंडिंग वाटर है। दोनों स्टैंडिंग वाटर बॉडी है, मीन पानी बहता नहीं है। पर इनमें डिफरेंस है। देखो क्या है जी, लेक में जो डेप्थ ऑफ वाटर होती है ना वो 3 मीटर से ज़्यादा होती है। एक डिफरेंस किसका हो गया जी, डेप्थ का। लेक ज़्यादा गहरी होती है एंड जनरली जहाँ का पानी स्प्रेड ओवर मोर देन 10 हेक्टेयर्स इन एरिया वाइज भी लेक बड़ी होती है। डेप्थ वाइज भी लेक गहरी होती है और एरिया वाइज भी एरिया ऑफ लेक ज़्यादा होता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन, पानी में पाई जाने वाली वनस्पति जैसे मैक्रोफाइट्स इज आइदर एब्सेंट और वेरी लो। वो या तो एब्सेंट ही होंगे या बहुत कम होंगे। 3 डिफरेंस होंगे जी मेन। अब देखो वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड की डेप्थ जनरली लेस देन 3 मीटर होती है। और क्या है, इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। अब देखो ना, इसका एरिया भी कम है। अब देखो वेटलैंड है इतना, झील है इतनी, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं कहाँ से आते हैं, ये ड्राइव्ड फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, आसपास के एरिया से काफ़ी न्यूट्रिएंट्स इसमें आ जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, एक्वेटिक वेजिटेशन की खासतौर पर बड़े बड़े माइक्रोफाइट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है। ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने के कारण जो थोड़े बड़े प्लांट हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं किसमें, वेटलैंड में। झीलों में बड़े प्लांट नहीं पाए जाते, इतने ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं जी, ये हमने पढ़ा। जहाँ तो एब्सेंट होते हैं, जहाँ वेरी लो होते हैं मैक्रोफाइट्स। ओके, ये बात होगी। 3 हो गए जी। वेटलैंड सपोर्ट हाई डेंसिटीज एंड डाइवर्सिटी ऑफ फौना। पहले हमने फ्लोरा की बात की, वनस्पति की, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म की, एनिमल्स की। तो वेटलैंड में एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, इनकी भी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। खासतौर पर बर्ड्स की, फिश की, मछलियों की और अदर ऑर्गेनिज्म की। बर्ड्स की विभिन्नता काफ़ी होती है वेटलैंड में, इसलिए दे हैव हाई वैल्यू फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जहाँ पर जितने अधिक जीव जंतु पाए जाएंगे। देखो, अगर हमने एक वेटलैंड को कंजर्व किया, इसका मतलब वहाँ पर कितने प्रकार के और जीव जंतु भी ऑटोमेटिकली कंजर्व हो गए, इसलिए वेटलैंड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो दे हैव हाई वैल्यू फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये बात होगी। ओके, अगर हम इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बात करें तो लेक्स आर जनरली लेस इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू वेटलैंड्स। ये हम बात पढ़ चुके हैं, वेटलैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा प्रकार के और विभिन्न प्रकार के
जीव जंतु पाए जाते हैं और उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। ओके जी, आगे है जी वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कहता है टोटल 27,403 वेटलैंड है। ये डाटा आपने याद नहीं रखना, ये वेटलैंड ऐड होते रहते हैं, नए नए ऐड होते रहते हैं जी वेटलैंड। कहता है जितने हैं, ठीक है, 3,000 से थोड़े कम है, उनमें से 23,444 ज़्यादातर कौन से हैं जी? इनलैंड वेटलैंड है, इनलैंड, तटीय नहीं, कोस्टल नहीं। और 4,000 के करीब क्या है जी? कोस्टल वेटलैंड है। तो इस प्रकार का डाटा आपने एनालिसिस करके अपने माइंड में रखना है। एग्जैक्ट फिगर नहीं आप शायद याद रख पाओ, इतना जरूर याद रख लो, हाँ भाई इनलैंड वाले वेटलैंड ज़्यादा है इंडिया में। ओके जी, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं जी एग्जाम्स में। आगे देखो जी, इनलैंड वेटलैंड्स आर मोर देन कोस्टल वंस, ज़्यादा है जी इनलैंड वाले। और जो वेटलैंड है वो हमारे देश के टोटल एरिया का 19 ऑलमोस्ट 20 से कुछ % कम एरिया कवर करते हैं। और उनमें से ज़्यादातर एरिया, टोटल वेटलैंड का ज़्यादातर एरिया मतलब 70% क्या है जी? 70% अंडर पैडी कल्टीवेशन है। वेटलैंड का ज़्यादातर एरिया 70% एरिया क्या है जी? पैडी कल्टीवेशन के अंतर्गत है। ओके जी, देयर आर वैराइटीज ऑफ नेचुरल वेटलैंड्स इन इंडिया। कई प्रकार के वेटलैंड्स हैं जी, जैसे अलग अलग देखते हैं जी। दैट रेंज फ्रॉम हाई आल्टीट्यूड वेटलैंड्स ऑफ हिमालय, हिमालय में पाए जाने वाले हाई आल्टीट्यूड, ऊंचाई पर पाए जाने वाले वेटलैंड, ठीक है जी। फ्लड प्लेन्स ऑफ द मेजर रिवर सिस्टम, मेन जो हमारी नदियां हैं उसका फ्लड प्लेन समझते हैं कि जब नदियों में पानी ज़्यादा आता है तो वो आसपास की तरफ जाता है, तो उनका जो फ्लड प्लेन है जहाँ पर पानी जमा हो जाता है। सलाइन एंड टेम्परेरी वेटलैंड्स ऑफ द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, ठीक। कोस्टल वेटलैंड्स जैसे लगून्स, बैकवाटर्स, मैंग्रोव्स, इस्चुरीज, स्वैम्प, कोरल रीफ्स वगैरह। तो कई प्रकार के वेटलैंड्स हैं दीजिए, इनकी डिवीज़न हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्राफ में, मैप में हमने पढ़ी है ना, पूरा सारणी पहले पढ़ी हमने। अच्छा, अब है जी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है। अब वेटलैंड की इतनी इंपॉर्टेंस है तो वर्ल्ड लेवल पर ये बात हुई कि यार वेटलैंड को बचाया जाए, तो अलग अलग देश इकट्ठे हुए, उन्होंने आपस में मीटिंगें की, कन्वेंशन की और एग्रीमेंट साइन हुए भी हम वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए ये काम करेंगे। ओके, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसे कहते हैं रामसर लिस्ट। रामसर लिस्ट भाई साहब, वर्ल्ड में ये जो वेटलैंड है वो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले हैं, तो इनकी खास देख रेख करनी है। तो आइडेंटिफिकेशन कर ली वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण वेटलैंड है उसकी एक लिस्ट बना ली, उसको कहते हैं रामसर लिस्ट, ठीक है जी। और इस लिस्ट में भी एक पर्टिकुलर लिस्ट है जी, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड वो वेटलैंड है जहां पर चेंजेस हो रही हैं बड़ी जल्दी, जहां पर वेटलैंड को खतरा है, तो उसके लिए, इसका मतलब जो वेटलैंड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है उसके लिए विशेष उपाय करने की जरूरत है। स्पेशल मेजर शुड बी अडॉप्टेड फॉर वेटलैंड्स एज रिकॉर्डेड इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जो वेटलैंड है उनकी कंजर्वेशन के लिए स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि एडवर्स चेंजेस हो रही हैं इस वेटलैंड में और आने वाले समय में इनको खतरा और बढ़ सकता है। बात समझिए, जो पूरे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट वेटलैंड है उनको कह दिया जी हमने रामसर साइट्स। और इस साइट्स में भी कुछ खास जो है वेटलैंड जिसमें एडवर्स चेंजेस हो रही हैं, जहाँ हो चुकी हैं, उनको बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है, उसे कहते हैं जी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ये याद रखना। मॉन्ट्रिक्स कहाँ है जी आपका, देखना नेट पर, स्विट्जरलैंड में है मेरे हिसाब से। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज मेंटेन एज पार्ट ऑफ द रामसर लिस्ट। ये ऐसा रजिस्टर है, देखो, इट इज ए रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखो मैंने सीधा बात कही, रामसर कन्वेंशन के अंदर जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली वेटलैंड्स है उसे कहते हैं जी रामसर लिस्ट। और उसी रामसर लिस्ट में ऐसी साइट्स, ऐसी वेटलैंड्स वेयर एडवर्स चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, एडवर्स चेंजेस हो चुकी हैं, जहां अकरिंग हो रही हैं, और आर लाइकली टू अकर एज ए रिजल्ट ऑफ
फ्यूचर में आने वाले समय में पोल्यूशन के कारण, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के कारण या कोई और ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण वहाँ पर क्या है, दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं जी, पड़ेंगे। तो इसका मतलब इन साइट्स को हमारे विशेष ध्यान की जरूरत है, इनको खास तौर पर कंजर्व करना बनता है। ओके, ये बात होगी जी। तो जो ये साइट्स है ना, वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड भी की जा सकती हैं और रिमूव भी की जा सकती हैं, पर इसके लिए क्या जरूरी है, ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इन विच दे लाई। जिस देश में वो वेटलैंड है उसकी सहमति के हिसाब से ही वेटलैंड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड हो सकते हैं या हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड साइट्स इन इंडिया। इंडिया में, भारत में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी साइट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान रखना है कि क्या कोई नई साइट ऐड तो नहीं हुई, क्या कोई साइट रिमूव तो नहीं हुई, उसके ऊपर आपने विशेष ध्यान रखना है। पढ़ लेते हैं जी। पहले है जी चिलिका लेक, कहाँ, उड़ीसा में। तो इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा था 1993 में, 1993 में। क्यों? क्योंकि इसमें सिल्टेशन बहुत हो चुकी थी। सिल्टेशन मतलब मिट्टी के कण बहुत ऐड हो चुके थे। तो इसके कारण क्या हो गया था, लेक का माउथ चौक हो गया था जी, बंद हो गया था। लेक या रिवर का माउथ समझते हो, वो एरिया जहां पर वो पर्टिकुलर बॉडी समुद्र से मीट करती है उसे कहते हैं उसका माउथ। तो इससे इसका माउथ बंद हो गया था जी, इतनी सिल्टेशन हो चुकी थी, इतनी मिट्टी के कण ऐड हो गए थे। ओके, पर बाद में सरकारों ने काफ़ी काम किया, रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स किए सरकारों ने, तो इसलिए बाद में इस लेक की हेल्थ सुधर गई और इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। कब? 2002 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। क्या अब चिलिका लेक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है? तो आपने कहना है नहीं। क्यों रखी गई थी? इसमें मिट्टी के कण बहुत अधिक बढ़ गए थे। अगली साइट है जी लॉकटेक लेक। लॉकटेक लेक कहाँ? मणिपुर में। इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में 1993 में ऐड किया गया था क्योंकि इस लेक की क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी डिग्रेड हो चुकी थी। कई कारण थे। एक तो जी आसपास जंगल बहुत काटे जा रहे थे। ठीक, जंगल काटने से क्या हो गया जी, मिट्टी का इरोजन अधिक होगा, आसपास की मिट्टी का, तो उतनी ही मिट्टी ज़्यादा ऐड होगी। ठीक है जी। ओके, पोल्यूशन काफ़ी ऐड हो रहा था, तो वाटर हाइसिंथ की ग्रोथ बहुत बढ़ गई थी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कंस्ट्रक्ट किया गया था पास में है। तो इन सब कारणों के कारण ना ये वाला है जो आपका लॉकटेक लेक, उसको खतरा हो गया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ने क्या किया था, लोकल एक्सटिंक्शन ऑफ सेवरल नेटिव स्पीसीज ऑफ फिश, लोकल फिश की स्पीसीज को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था इसने। तो इससे भी जो पास में लॉकटेक लेक है उस वेटलैंड की हेल्थ प्रभावित हुई थी, ये बात है। तीसरी साइट है जी क्योलेडियो नेशनल पार्क, कहाँ? राजस्थान में। तो इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा गया था 1990 में। क्यों? ड्यू टू वाटर शॉर्टेज एंड अनबैलेंस्ड ग्रेजिंग अराउंड इट। इस एरिया के आसपास चारा खत्म हो रहा था, ग्रेजिंग बहुत हो रही थी। ग्रेजिंग मतलब मवेशियों द्वारा चारा खाया जाना, तो चारा काफ़ी खत्म हो रहा था और जो सिस्टम में वेटलैंड में पानी ऐड हो रहा था वो भी कम हो गया था। तो फिर क्या हुआ जी, इसके कारण और इन्वेसिव ग्रास, उसकी ग्रोथ बहुत अधिक हो गई थी। मैसिव ग्रोथ ऑफ द इन्वेसिव ग्रास। इन्वेसिव समझते हो, जैसे मान लो कि ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में बाहर से कोई जीव जंतु एंटर हो गया जो कि इस सिस्टम के लिए खतरा है और इसकी ग्रोथ बहुत अधिक हो रही है, उसे कहते हैं इन्वेसिव स्पीसीज। तो एक इन्वेसिव ग्रास पैस्पेलुम डिस्टिशम बहुत अधिक बढ़ने लगी थी, तो उसने इस वेटलैंड का इकोलॉजिकल कैरेक्टर काफ़ी खराब कर दिया। तो जहाँ पर जो वाटर बर्ड्स थे, स्पेशली साइबेरियन क्रेन, ओके, उसको काफ़ी इफेक्ट किया। इतना अधिक ये ग्रास बढ़ गया, पानी कम हो गया था, ग्रास बढ़ गया। देखो ग्रास सिंपल हमारे वाला घास नहीं, ये इन्वेसिव ग्रास है, इन्वेसिव, जो कि सिस्टम के लिए उतना अच्छा नहीं था। तो इसने रिड्यूस्ड इट्स सूटेबिलिटी फॉर सर्टेन स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड। पानी में रहने वाले कुछ
पक्षी उनको काफ़ी प्रभावित किया जी। जैसे साइबेरियन क्रेन, ये पक्षी है साइबेरिया से आता है, इधर रूस के ठंडे इलाकों से। तो ये बड़े बड़े पक्षी होते हैं, ग्रुप में चलते हैं, झुंड में चलते हैं। तो ये जहाँ आते थे, जहाँ रुकते थे और फिर आगे चलते थे। पर अगर सिस्टम ही ठीक नहीं रहा तो फिर साइबेरियन क्रेन के लिए भी ये जगह सही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर ये वाली घास बहुत हो गई थी। ठीक, तो ये भी गड़बड़ हो गई थी। तो इसलिए इस वेटलैंड को भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया था। पर याद करो, अच्छा 3 थे हमारे, चिलिका लेक, लॉकटेक लेक मणिपुर में और क्योलेडियो नेशनल पार्क राजस्थान में। चिलिका लेक को रिमूव कर दिया गया। तो एट प्रेजेंट हमारे कितने साइट हैं जी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में? ओनली 2, लॉकटेक लेक एंड क्योलेडियो नेशनल पार्क। ये ही हैं 2 वेटलैंड जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड साइट्स में दर्ज है जी। इन इंडिया आर द 2 मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड साइट्स इन इंडिया। ओके, क्योलेडियो नेशनल पार्क, आई थिंक इसको बर्ड सेंचुरी भी कहते थे। यस, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री इकोसिस्टम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।